जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं उमाकांत सर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि सीटेट के शिक्षण पर, हिंदी शिक्षण पर आज हम बात करेंगे। आगामी जुलाई में लगभग परीक्षा संभावित डेट में होगी, तो इस पर हम एक मैराथन क्लास भी लाएंगे। फिलहाल छोटा छोटा वीडियो हिंदी शिक्षण का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप इसको आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा भी प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि आपको बहुत विधिवत ढंग से समझाया जाए। परंतु आज यह हमारी शुरुआती एक हिंदी भाषा शिक्षण की वीडियो होगी, जिस पर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो प्रत्येक आती रहेगी, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं किस पर? हिंदी भाषा शिक्षण पर शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम। किस पर? हिंदी भाषा शिक्षण पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या? हिंदी भाषा शिक्षण, यानी किसका शिक्षण? हिंदी का। हिंदी यानी भाषा का शिक्षण। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो हिंदी, एक भाषा। अभी हम आगे बात करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, थोड़ी हिंदी पर भी चर्चा होगी। परंतु यहाँ जो एक चीज नीचे लिखी हुई है शिक्षण, इस शिक्षण का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो क्या होता है? सीखना होता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। दूसरी बात, हिंदी भाषा को, यहाँ जो हिंदी भाषा का शिक्षण है तो सिर्फ शिक्षण शब्द के बारे में बात की जाए कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। परंतु दूसरी बात पूरी आ जाए कि अब हिंदी भाषा का शिक्षण यानी किसको सीखना? हिंदी भाषा को सीखना। अक्सर बच्चे सीटेट को लेकर के परेशान रहते हैं कि शिक्षण शिक्षण पेडागॉजी शिक्षण, कुछ नहीं। यहाँ बात एकदम स्पष्ट लिखी हुई है, पहली हिंदी, दूसरी भाषा और तीसरी शिक्षण। शिक्षण का अर्थ है सीखना, और किसको सीखना? तो हिंदी भाषा को सीखना। एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसको सीखना? हिंदी भाषा को सीखना। थोड़ी सी बात हम हिंदी पर कर लेते हैं। हिंदी, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी क्या है आपकी, तो आप कहेंगे हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है। और क्या? हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होंगे उनके लिए हिंदी क्या है? मातृभाषा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। परंतु यदि कोई कह दे कि क्या राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तो थोड़ी बात होगी आगे, हम हिंदी की बात करेंगे। परंतु यहाँ जो बात थी हिंदी भाषा शिक्षण की, तो एक चीज आपके सामने हमने सामान्य रूप से रख दिया कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है और मातृभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। एक चीज। दूसरी बात आती है सामान्य सी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस तो कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर प्रश्न आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो इसका उत्तर क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को। अगर प्रश्न आ जाए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो इसका उत्तर क्या होगा? 21 फरवरी को। कुछ सामान्य सी बात थी। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। 3 चीजें हो गई। 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया अगर आपसे कहा जाए? एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, पिछली बात तो हो गई, अब बात होती है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कब? 14 सितंबर 1949 को। जब 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए कब दिया गया हिंदी को राजभाषा का दर्जा? 14 सितंबर 1949 को। किसका दर्जा दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1972 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार होता है। कब? 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में क्या होता है? विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। खैर, हमारी बात जो आज थी हिंदी भाषा शिक्षण की थी। शिक्षण का अर्थ होता है, थोड़ा सा हमने जानकारी दी, लेकिन हम हिंदी के बारे में कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का उल्लेख है, सारी बातें एक अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज हम हिंदी शिक्षण की बात शुरू करते हैं और हमारी शुरुआत अब होती है। तो हमने सीखना बता दिया। अब किसको सीखना यदि आपसे पूछा जाए, हिंदी को सीखना बात आई तो हिंदी में किसको सीखना? तो हिंदी में बात आती है हिंदी गद्य पद्य तथा व्याकरण को सीखना। किसको सीखना? हिंदी गद्य पद्य और व्याकरण को सीखना। अभी हमने पीछे बताया आपसे कि हिंदी भाषा का शिक्षण, जहां शिक्षण का जहां अर्थ होता है सीखना। अब किसको सीखना? तो हिंदी भाषा को सीखना। और हिंदी भाषा में क्या क्या? गद्य आ जाएगा, पद्य आ जाएगा, व्याकरण आ जाएगा। गद्य यानी आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचनाएं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास। पद्य कविता जिसे कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। और व्याकरण आदि को सीखना। अब बात आती है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान को परमार्जित तथा नया सीखने को प्रेरित करना। यही शिक्षण का काम करेगा कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान को परिमार्जित करना। हमने जो पहले ज्ञान सीखा था, चाहे बचपन में चाहे कहीं आसपास, उसको परिमार्जित करना यानी उसको शुद्ध करना तथा नए ज्ञान को सीखने के प्रति प्रेरित करना। यही उद्देश्य है, एक आधार है हिंदी भाषा शिक्षण का। अब हमने थोड़ी सी बात आपको बताया कि आज जो टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का शिक्षण, शिक्षण के बारे में बताया। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। किसको सीखने की बात हो रही है? तो हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा में हिंदी गद्य पद्य व्याकरण को, यानी जो पहले हमने सीखा था, कुछ जाना था, उसको उस ज्ञान को परमार्जित करेंगे तथा नए ज्ञान को सीखने के प्रति प्रेरित करेंगे। यही हिंदी भाषा शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है। अब बात आती है, यहां एक बात आ गई अभी भाषा। अभी हमने बताया था कि वहां शिक्षण का अर्थ होता है सीखना, परंतु भाषा के बारे में हमने चर्चा वहां नहीं किया। हम जानते थे कि आगे हमको पढ़ाना है भाषा के बारे में। थोड़ी सी हिंदी के बारे में बात बताया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, या फिर हिंदी हमारी राजभाषा है या मातृभाषा है, ये सब बात थोड़ी थोड़ी हमने बताया। परंतु जो चर्चा हमारी हिंदी भाषा शिक्षण की थी, तो पहली बात आती है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? देखिए हमारे सामने तो परिभाषा हमने अपने पीडीएफ में लाया लिख के, लेकिन भाषा कहते किसे हैं मित्रों, पहले समझने की आवश्यकता है। देखिए मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं,
और आप मेरे विचार को समझ रहे हैं। वैसे ही आप घर बैठे होते हैं, कोई कुछ कहता है तो कहने का कोई माध्यम होता है, तभी आप उनकी बात को समझ पाते हैं, है कि नहीं? अगर कोई आके चुप के कुप्पा मार के बोलबे ना करे तो हम उनकी बात को, उनके मन में चल रहे आधार को, उनके मन में चल रही जिज्ञासा को कैसे समझेंगे? समझने के लिए कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ लिखें, तब हम समझेंगे कि ओ फलाने यह कहा चाहत रहना है। लेकिन यदि बोलबे नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे? कुछ लिखबे नहीं करेंगे। तो भाषा यही है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनते और समझते हैं। पहली बात ध्यान से समझिएगा, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं। अगर एक बात यहां लिख दिया जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो यह भी बात आ जाएगी आपके सामने कि विचारों के किसको कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को, विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कह सकते हैं। एक परिभाषा आपके सामने ही है, ऊपर हमने एकदम स्पष्ट लिखा कि भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप किसी तक पहुंचाते हैं। आपका मन है मिठाई खाने को, तो आप उस मिष्ठान भंडार पर जाते हैं और अपने विचार को उस दुकानदार तक पहुंचाते हैं, भैया एक बढ़िया रसगुल्ला हमको दे दीजिए। तो दुकानदार दे देता है और आप गप से खा करके 2-4 लीटर जल ग्रहण कर लेते हैं। आप नहीं कहेंगे, चुप मार के वहां खड़े रहेंगे, तो वह आपके विचार को समझेगा, आपके भाव को समझेगा? कतई नहीं समझेगा। वही भाषा है। भाषा को समझिए पहले, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी अपने मन में उठे भाव को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन में उठे भाव या जिज्ञासा को अपने तक ग्रहण करके समझना ही क्या है? भाषा है। समझिएगा ध्यान से, ये हो गई आपकी क्या? भाषा। अब भाषा समझने में कोई दिक्कत है? कभी कभी हम किसी बच्चे के सामने खड़े होते हैं, बच्चा हमसे कहता है हमको 2 गोली चाहिए, हम 2 मिठाई खाएंगे, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा गोली मांग रहा है, कंचा मांग रहा है, मिठाई मांग रहा है। यदि बालक ना बोले तो हम उसके भावों को समझ पाएंगे? बालक इशारा ना करे तो समझ पाएंगे? तो यही है भाषा, यानी विचारों के आदान प्रदान को कह सकते हैं, या फिर दूसरों के मन में उठी बात को अपने तक और अपने मन में उठी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है? भाषा है। अगली बात आती है भाषा की विशेषता। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आप पे मिलेगी, वीडियो पर बराबर बनी रहेगी, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। भाषा की विशेषता, पहली विशेषता क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं। जैसे पैतृक संपत्ति, आपके पिता के पास 2 बिस्वा जमीन थी, 2 बिस्वा आप में आ गई, ये पैतृक संपत्ति है। परंतु भाषा में ऐसा नहीं होता कि आपके पिताजी 500 शब्द बोलते हैं, बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करते तो आप भी कर पाएंगे, या आपके पिताजी तोतली वाणी का प्रयोग करते हैं, ताले फलनवा तहां दल हले है, तो आपको के वो पैतृक संपत्ति के रूप में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। भाषा क्या है? परिवार समाज द्वारा क्या की जाती है? सीखी जाती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं, बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जैसे परिवार में रहता है, यदि माँ बहुत बढ़िया शब्दों का प्रयोग करती है तो बच्चा भी वैसे ही सुरीले मीठे शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन यदि माँ रणचंडी किस्म की है, सुबह अपने बालों को बिखरा देती है काली माँ की तरह, और शाम तक लगी रहती है सामने वाले से, पड़ोसी से, अगल बगल वाले से, तो बालक सुनते सुनते कुछ न कुछ ऐसी भाषा को ग्रहण कर लेता है, ऐसे शब्दों को ग्रहण कर लेता है, और वो भी 2-4 जो लिस्ट में शानदार गालियां हैं फेंक देता है। तो भाषा
परिवार और समाज के द्वारा क्या की जाती है, सीखी जाती है। ये भाषा की पहली विशेषता। दूसरी देखिएगा, भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरी विशेषता क्या है, भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। अभी आप अपने गांव समाज में हैं, यदि भोजपुरी बोली का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप सुनते सुनते वैसा ही बोलेंगे। वही बालक कभी जब मुंबई चला जाता है, या वही बालक, वही व्यक्ति किसी अच्छे परिवेश में, बुरे परिवेश में चला जाता है, तो उसकी भाषा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। भाषा निश्चित है, कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, यानी हर 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है, और हर 12 किलोमीटर पर जाने पर, 4 कोस पर लगभग जाने पर बानी यानी भाषा बदल जाती है। तो हम अभी कुछ सीखे थे, हम मौसी के घर गए और वहां कुछ नई भाषाओं को लेकर के चले आए, अब उसको उड़ेल रहे हैं। अपनी भाषा को कुछ वहां दे आए तो वहां के लोग सीख लिए। तो भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। पहले जब हम नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी होता है जब बचपन में बहुत शब्दों को नहीं बोल पाते, लेकिन आज क्या है कि हम बहुत फर्राटेदार बातों को कर लेते हैं, अपनी भाषा को बहुत शानदार आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो पहले कठिनता पुनः किसकी ओर जाती है, सरलता की ओर प्रवाहित होती है, बहने लगती है भाषा। इतना बढ़िया बोलने लगते हैं कि पूछिए मत। आप लोगों को मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कभी कभी आप मंच पर मंचासीन हुए होंगे, 15 अगस्त हो सकता है, 26 जनवरी हो सकती है। शुरू में आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, थोड़ी कठिनता आपको महसूस होती है। पांवों आपके पैर और वाइब्रेट करने लगते हैं, जैसे मोबाइल नहीं घनघनाती वैसे पैर वर हिलने लगते हैं। लेकिन कुछ देर अगर आप रुके रहते हैं तो फिर आप बड़ी आसानी से अपने शब्दों को प्रस्तुत कर देते हैं, या फिर कई बार आप उसी मंच को ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए पहले रिहर्सल करवाया जाता है और बच्चा फिर धीरे धीरे आसानी से बोलने लगता है। तो बात यह हो गई, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। बिल्कुल सत्य है, उसकी एक क्या होती है, ऐतिहासिक सीमा होती है। अभी आप हिंदी भाषा ही पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और हिंदी भाषा के इतिहास में अलग अलग विद्वानों ने तो अलग अलग लिखा, कहीं ग्रियर्सन महोदय, तो कहीं गारसा बतासी, कहीं मिश्र बंधु, तो कहीं शिव सिंह सेंगर, कहीं शुक्ल जी। परंतु आदरणीय शुक्ल जी इसके इतिहास को जब 4 भागों में बांट देते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, और एक को उन्होंने कह दिया कौन सा काल, सॉरी, शुक्ल जी ने आदिकाल ना कह करके इसे क्या कहा था, वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल। फिर दूसरा कौन सा काल कहा, भक्ति काल, फिर रीति काल, और फिर गद्य काल, या इसी को आधुनिक काल कहा गया। तो ये किसका इतिहास है, भाषा का इतिहास है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा होती है। बच्चे की प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी भाषा कैसी होती है, सांकेतिक होती है। वो संकेतों में बात करता है। देखिए ऐसे 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 हाथ पांव मारता है बच्चा, भूख लगी कभी कभी ऐसे ऐसे पेट सहलाने लगता है। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी प्रथम भाषा क्या होती है, सांकेतिक होती है, संकेतों के द्वारा। ये कुछ था क्या आपका भाषा की विशेषता। ने परिवर्तनशील बता दिया, कठिनता से सरलता की ओर जाती है, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। हाँ, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर प्रवाहित होती है। अप्रौढ़ता यानी जो अविस्तार था, विस्तार नहीं था, उससे किस तरफ जाती है, विस्तार की तरफ जाती है। और बच्चे की प्रथम भाषा कैसी भाषा होती है, सांकेतिक होती है, यानी छोटे बच्चे की भाषा मौखिक नहीं होती। अभी मैं भाषा के प्रकार की बात करूंगा, तो बच्चे के, छोटे बच्चे की भाषा कैसी होती है, सांकेतिक भाषा होती है।
अब बात करते हैं भाषा का स्वरूप। थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत है। कई शिक्षक बंधु पढ़ाते हैं लेकिन इस स्वरूप की बात नहीं करते हैं। थोड़ा हम भाषा के स्वरूप की बात करते हैं, यदि भाषा के रूप की बात करते हैं तो इसके दो रूप होते हैं। देखिए, भाषा के तो प्रकार अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मुख्यतः दो कुल तीन प्रकार होते हैं, लेकिन स्वरूप की बात आ जाए तो इसके दो रूप होते हैं, दो स्वरूप होते हैं। एक कौन सा होता है? अव्यक्त भाषा, और दूसरा कौन सा होता है? व्यक्त भाषा। एक कौन सा है? अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा के बारे में कहा कि वह भाषा जिसे मनुष्य ना तो बोलता है और ना ही समझता है। अव्यक्त भाषा के बारे में हम अगर बताएं आपको तो इसको कह सकते हैं कि अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा में अगर हम बात करें तो जिसे 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 मनुष्य ना तो बोलता है और ना ही क्या करता है? समझता है। यानी इसमें किसकी भाषा आ जाएगी? पशु और पक्षियों की भाषा आ जाएगी। किसकी भाषा? पशु और पक्षियों की भाषा। जिस भाषा को मनुष्य ना तो बोलता है और ना ही समझता है उसे कहते हैं अव्यक्त भाषा। और इसमें मनुष्य की भाषा नहीं आएगी, इसमें किसकी भाषा आएगी? पशु और पक्षियों की भाषा आएगी। तो भाषा के स्वरूप में हमने पहली भाषा कौन सी बताया? अव्यक्त भाषा। दूसरी अभी आएगी व्यक्त भाषा, आगे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। परंतु अव्यक्त भाषा आप समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे पशु कोई बोलता है, हम समझ पाते हैं? ऐसे वां ऐसे करेगा, बुलाता है, कहाँ बोलता है कहाँ नहीं बोलता है, वां करेगा। अब उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, उसको मच्छर काट रहा है, उसको सोना है, उसकी माँ की याद आ रही है, हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। हम ना समझ पाते हैं और ना ही वैसा बोल पाते हैं। कोशिश करते हैं, अलग बात है। तो इसे कहते हैं अव्यक्त भाषा। दूसरी भाषा कौन सी है? देखिए, यहां लिखा हमने कि अव्यक्त भाषा में क्या आ जाएगी? जैसे पशु पक्षियों की भाषा, ये क्या आ जाएगी? आपकी अव्यक्त भाषा आ जाएगी। ठीक, जैसे पशु पक्षियों की भाषा। दूसरे स्वरूप में हमने बात किया था व्यक्त भाषा। वह भाषा जो मनुष्य क्या करता है? बोलता है और समझता है। यानी वह भाषा जो मनुष्य के द्वारा बोली और समझी जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्त भाषा। और व्यक्त भाषा में जैसे अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, ठीक, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये सब क्या आ जाएंगे? देखिए यहां उदाहरण में स्पष्ट लिखा है एकदम। जैसे क्या? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि, ये क्या है? व्यक्त भाषा है। परंतु अव्यक्त की बात आएगी तो अव्यक्त में किसकी भाषा आ जाएगी? पशु पक्षियों की भाषा। तो भाषा के कितने स्वरूप होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होती है अव्यक्त और दूसरा स्वरूप कौन सा होता है? व्यक्त। व्यक्त में मनुष्यों की भाषा यानी उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी जो भी बोली जाती है। अव्यक्त भाषा में किसकी भाषा आ जाएगी? पशुओं की भाषा आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी क्या? भाषा के स्वरूप की बात। अब आगे हम आते हैं, जो भाषा है उसे ही व्यक्त भाषा भी कह सकते हैं। तो हम एक आपके सामने बात रख सकते हैं, इसे हम व्यक्त भाषा भी कह सकते हैं या भाषा भी कह सकते हैं। तो व्यक्त भाषा के प्रकार, व्यक्त भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार होते हैं। यदि आपसे व्यक्त भाषा की बात की जाए यानी भाषा के प्रकार की यानी व्यक्त भाषा की बात की जाए तो कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा? मौखिक। कौन सा प्रकार हो जाएगा? मौखिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिखित। और तीसरा कौन सा हो जाएगा?
सांकेतिक। इसी मौखिक को वाचिक भी कहते हैं। इसी मौखिक को क्या कहते हैं? वाचिक भी कहते हैं। दूसरा लिखित और तीसरा क्या है? सांकेतिक। देखिए ऊपर हमने लिखा भी है मौखिक भाषा, तो नीचे फिर सांकेतिक और लिखित। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्त भाषा या भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। मुख्य कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। सामान्यता या कुल कितने प्रकार होते हैं? तब 3 प्रकार होते हैं। मुख्य में आपको 2 और सामान्यता या कुल में कितने प्रकार मिलेंगे? तब आप क्या बताएंगे कि सामान्यता या कुल कितने प्रकार होते हैं? सर जी 3 होते हैं। क्या जुड़ जाएगा? सांकेतिक भाषा। अब हम बात करते हैं किसकी? मौखिक भाषा की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमारी चर्चा किस पर होगी? मौखिक भाषा पर। अगर आपसे व्यक्त भाषा या भाषा के प्रकार अब पूछे जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? मौखिक या वाचिक, दूसरा लिखित और तीसरा क्या है? सांकेतिक। मौखिक भाषा या वाचिक भाषा ऐसी भाषा जिसका प्रयोग हम बोल करके करते हैं। अब भाषा है तो विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से, यहाँ एक माइक लगा है मोबाइल में, आपकी आवाज जाएगी। प्रयास करते हैं हम लोग स्पष्ट आवाज जाए आप तक, और जो आवाज जाती है जब उसको हम सुनते हैं, सुन करके जब विचारों को ग्रहण करते हैं, यही क्या है? मौखिक भाषा। देखिए यहां लिखा गया, बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा ही क्या है? मौखिक भाषा है, वाचिक भाषा है और सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। यदि मैं आऊं डायरेक्ट कुछ लिख दूं तो आप तो समझेंगे कि कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन बोलूं ना तो 2-4 मिनट में आप उब जाएंगे। आ जाओ इसे लिखना शुरू कर दूं, तो लिखना तो शुरू किया तो लिखित में आ गया, लेकिन बोल नहीं रहा हूं तो मौखिक नहीं हो रही है। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या हाल चाल है, आप लोग भी कहते हैं क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, हु हा करते हैं, और सामने वाला भी कहता है ठीक है, आई एम फाइन। और कैसे जो भी हालचाल खेती बाड़ी इत्यादि पूछी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, और भी जो भी कुत्ते बिल्ली की बात होती है, जब बोल करके हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाते हैं तो ये क्या हो जाती है? मौखिक भाषा होती है। दूसरी कौन सी है? लिखित भाषा। जब हम क्या करते हैं? लिख करके अपने विचारों को आप तक पहुंचाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अभी मैं लिख रहा हूं, देखिए लिख दिया हूं, तो ये भाषा आपकी लिखित हो गई। लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, ये मौखिक हो रही है। लिखित भाषा में थोड़ी मौखिक की अपेक्षा महत्वाकांक्षा तो कम होती है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा अस्थायित्व के साथ होती है, यानी अस्थाई होती है। इसमें अस्थायित्व होता है और मौखिक भाषा में अस्थायित्व नहीं होता। एक तरह से अगर कह लिया जाए तो थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि कैसी होती है? अस्थाई होती है। इसमें अस्थायित्व की क्या होती है? कमी होती है। समझिएगा, हमने 3 प्रकार बताया। तो पहला बताया मौखिक, और मौखिक में हमने बताया कि मौखिक भाषा बोल करके, परंतु मौखिक भाषा में अस्थायित्व नहीं होता, अस्थायित्व नहीं होता। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित में अगर आपसे कहा जाए तो लिखित भाषा में क्या होता है भैया? अस्थायित्व होता है। कहीं लिख देंगे तो बहुत दिनों तक, देखिए शिलालेखों इत्यादि को लिखा हुआ हम पाते हैं तो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। तो अस्थायित्व किसमें नहीं होता यदि पूछा जाए तो मौखिक भाषा में। अस्थायित्व किसमें होता है? लिखित भाषा में। अब लिखित भाषा पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम। देखिए आज तो हमारे सामने मोबाइल फोन तीनों भाषाओं का प्रयोग करवा रही है। फोन करते हैं, हेलो हेलो, सामने वाला भी कहता हाँ हेलो, अरे क्या हाल चाल है, कैसे हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? मौखिक भाषा का। कभी कभी क्या होता है, हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जो भी आप प्रयोग करते हैं उस पर लिख करके हाय हुई ऐसे भेज देते हैं, ऐसे 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 भेज देते हैं लोग, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे भेज देते हैं। ये क्या है? लिखित है। या फिर हिंदी में लिखते हैं क्या हाल चाल है, कैसे हैं, कहाँ हैं,
तो लिख देते हैं। अब अपने विचारों को हम तक आप तक भेज दिए कि क्या हाल चाल है, लिख करके तो आप लिखेंगे हम ठीक ठाक हैं, तो यही क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। पहले भी लिखित भाषा का प्रयोग होता था, लोग चिट्ठी लिखते थे, ग्रीटिंग कार्ड 1 जनवरी को धुआंधार लिखा जाता था, खूब लिखते थे लोग, चोरी छुपके भी लिखते थे, कुछ जान पहचान में भी लिखते थे, बड़ी मेहनत करते थे बच्चे। या कभी कभी पत्र लिखते थे, स्कूलों में बताया जाता कि जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, फीस माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, बुखार आ गया है छुट्टी के लिए पत्र लिखिए। ये सब माध्यम किसका था, लिखित भाषा का। और प्रिंसिपल साहब के पास जब वो चिट्ठी आपकी जाती थी, वो पत्र जाता था, वो लेटर जाता था, तो 2 दिन 4 दिन जो भी आप लिखे रहते थे, वे जो भी आपको आवश्यकता थी आवश्यकता अनुसार छुट्टी देते थे, फीस माफ कर देते थे। आपके विचार को समझ जाते थे कि बच्चे का विचार क्या है, फीस को माफ करवाना। ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से आप अपने विचार को अपने बड़े भाई, अपने बहन, अपने पिता और अपने क्या कहते हैं लला मजनू वाली जो कंपनी वाले हैं उसके तक अपने संदेश को आप भेजते थे। भाषा क्या थी, लिखित थी, तो लिखित भाषा हो गई। तीसरी हमने कौन सी बताया, सांकेतिक भाषा। तीसरी कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे कभी कभी कोई जाता है तो ऐसे ऐसे टाटा टाटा बाय बाय करते हैं, कुछ लोग कहते हैं लौट के जा, यहां मत जा, थोड़ा जा, टाटा कर देते हैं, ये भी क्या है, सांकेतिक भाषा है। रेलवे में जब गार्ड हरी झंडी देता है तो ट्रेन चल देती है, हरी झंडी सांकेतिक भाषा है। और जब ही लाल झंडी दिखा देता है ट्रेन रुक जाती है, कैसी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। कभी कभी बारात और जाते हैं बच्चे वर्ग के लोग, लड़के वर्ग के लोग, टीन ईयर में बड़ी शौक रहती है और इन पर इतनी जिम्मेदारी होती है कि शादी विवाह और मंडप की सारी जिम्मेदारियां इस नई उम्र में होती है। खूब दाढ़ी मूछ सेट करवा के लोग पूरा क्रिच सेट करके और सेंटोंट मार के जब पहुंचते हैं वहां, तो पहुंच करके किसी सुंदर कन्या की तरफ इशारा कर देते हैं। जब इशारा कर देते हैं तो वो भी क्या कर देती है, अर्थात चप्पल निकालती है, वो भी इशारा कर देती है। दोनों तरफ से संकेत दिख जाते हैं। ये कैसी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। यानी आपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर दिया कि भाई हम तो आपको बहुत जानने वाले हैं, बहुत तगड़े में आपको मानते हैं, कोई दुख तकलीफ होगी आपके दुख तकलीफ को हर लेंगे, लेकिन तुरंत कहती है कि आपके दुख तकलीफ को हम चप्पलवे से हर लेंगे। ये क्या है, सांकेतिक भाषा है। ठीक है, ऐसे इशारा कर जाते हैं। कभी कभी झटके में कहीं एक आंख दब जाए ना तो बड़ी खतरनाक सांकेतिक भाषा हो जाएगी, मार खा जाएंगे। ये क्या हो गए, सांकेतिक भाषा। तो आपके सामने हमने व्यक्त भाषा के 3 रूपों को बता दिया। पहला क्या, मौखिक, दूसरा क्या, सांकेतिक, और तीसरा क्या, लिखित। परंतु मुख्य रूप से 2, एक मौखिक और एक लिखित। कुल कितनी होती है, 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। स्थायित्व के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है, तब उत्तर आपका मिलेगा लिखित भाषा। आसानी के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है, मौखिक भाषा। ये हो गए भाषा के प्रकार। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बहरहाल ये आपके क्या हो गए, भाषा के प्रकार। अब देखिए एक चीज यहां स्पष्ट मैंने लिखा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता। स्टार कर लीजिए इस तथ्य को। व्याकरण क्या करता है, व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता। व्याकरण सिर्फ और सिर्फ किसको मानता है, मौखिक को, और किसको भैया, लिखित को। व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता। तो इस प्रकार हमारे सामने ये क्या हो गई, भाषा हो गई, और भाषा के 3 प्रकार हो गए। तीनों कौन से प्रकार हमारे सामने आए, एक लिखित यानी लिख करके विचारों को प्रस्तुत करना, एक मौखिक मुख से बोल करके विचारों को प्रस्तुत करना, सांकेतिक इशारा करके अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ये तीनों हो गए क्या, भाषा के प्रकार। अब कहीं प्रश्न आ जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे कि व्यक्त भाषा के कितने प्रकार होते हैं। हमने बता दिया आपको स्पष्ट रूप में कि भाषा के 200 रूप होते हैं, एक अव्यक्त, एक व्यक्त। अव्यक्त में पशु पक्षियों की भाषा आ जाएगी, उसको हम हटा देते हैं, लेकिन व्यक्त में हमारी भाषा होगी, मनुष्य की भाषा होगी। और इसके 3 रूप मिलेंगे,
लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो भाषा के भी रूप इसे कह सकते हैं, भाषा के भी प्रकार कह सकते हैं, और इसे हम व्यक्त भाषा के भी प्रकार कह सकते हैं। ई हो गई हमारी बात किस पर? भाषा पर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझिएगा। तीनों हमने बता दिया, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब थोड़ी सी बात हमारी शुरू होती किस पर? मातृभाषा पर। क्या होती है मातृभाषा? अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं मातृभाषा को लेकर के। अब हमारी चर्चा किस पर आज होगी? मातृभाषा पर। ध्यान दीजिएगा, मातृभाषा में मातृ शब्द मां से बना है। इस प्रकार मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ मां से ग्रहण की हुई भाषा। मां से क्या की हुई? ग्रहण की हुई भाषा ही क्या है? मातृभाषा है। किंतु हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, यानी छोटा रूप है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ अगर कहा जाए कि मातृभाषा का अर्थ, तो मां से ग्रहण की हुई भाषा, ना कि बोली। इस बात को पुनः मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने अभी तक भाषा के तीनों प्रकार बताया, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इसके बाद अब यहां बात हम करते हैं किस पर? मातृभाषा पर। इस वीडियो के शुरुआत में हमने मातृभाषा की बात किया था, और मातृभाषा के बारे में बता देना चाहता हूं। हमने पहले बताया था कि मां से सीखी हुई भाषा। परिभाषा में भी हमने लिखा कि मातृभाषा में मातृ शब्द किससे बना है? मां से बना है। इस प्रकार मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मां से ग्रहण की हुई भाषा, यानी ऐसी भाषा, बच्चा पैदा हो जाए, क्या क्या करता है, और उसके कान तक किसकी भाषा जाती है? मां की भाषा जाती है। मां ही उसको दुलाती है, मां ही उसको खिलाती पिलाती, जो भी वो अन्न ग्रहण करता है, दूध इत्यादि लेता है, मां अपने शब्दों में। अक्सर तो माएं दुलराती हैं, और कभी कभी बच्चे इसी चक्कर में तोतले हो जाते हैं। मां कहती है, अरे हमार कुचनुआ मुचनुआ बाबू लल्ला, बाबू वो कुचनुआ मुचनुआ करना शुरू कर देता है, तोतला हो जाता है। परंतु उसके कान तक, उसके कर्ण तक अगर किसी की भाषा पहुंचती है, तो किसकी पहुंचती है? मां की। और यही बात मातृभाषा के रूप में जानी जाती है कि बच्चे तक पहुंचने वाली पहली भाषा ही क्या होती है? उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन नीचे हमने एक चीज लिखा, इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ हुआ मां से ग्रहण की हुई भाषा, ना कि बोली। यानी यदि कोई बोली है, तो बोली बच्चे की मातृभाषा नहीं होगी। बच्चे की मातृभाषा बोली ना होकर के वहां की भाषा जो उसकी मां बोल रही है, वही उसकी मातृभाषा होगी। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि मातृभाषा में बोली नहीं आएगी। बस इतना ही मेरे बताने का ये प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा आप जानते हैं कि मां से या मां के द्वारा बताई गई भाषा, मां से ग्रहण की गई भाषा ही क्या होती है? मातृभाषा होती है। मैंने इस पर थोड़ा सा उदाहरण नीचे दिया कि यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं, तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी। यानी जैसे अगर किसी बच्चे की मां या पिता या पारिवारिक परिवेश के लोग भोजपुरी बोलते हैं, होती तो बड़ी मीठी बोली है, लेकिन भोजपुरी है क्या? बोली है। भोजपुरी बोली है, और यह बोली किसके अंतर्गत आती है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी, उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी, भोजपुरी नहीं होगी। भोजपुरी क्या है? ये तो बोली है, और बोली आती किसके अंतर्गत है? हिंदी के अंतर्गत। यही चीज हमने यहां बताया कि बच्चे की मातृभाषा भाषा होगी, बोली मातृभाषा नहीं होगी। इसी को स्पष्ट रूप में देख लीजिए, यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं, तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी। क्योंकि भोजपुरी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। भोजपुरी क्या है?
बोली है जो किसके अंतर्गत आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। एक बार पुनः ध्यान से समझिएगा, यदि कोई बोली है तो बोली बच्चे की मातृभाषा नहीं होगी। बोली बच्चे की मातृभाषा नहीं होगी, बल्कि वह बोली जिस भाषा के अंतर्गत आती है, वह बोली जिस भाषा के अंतर्गत आती है, जिस भाषा के अंतर्गत आती है, वही भाषा उसकी क्या हो जाएगी? मातृभाषा होगी। जैसे उदाहरण स्वरूप हमने अभी बताया कि भोजपुरी भोजपुरी जो बोली है किस भाषा के अंतर्गत आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी, बल्कि भोजपुरी उसकी मातृभाषा नहीं होगी। डॉक्टर आर.एस. पांडे ने एक सर्वेक्षण के अनुसार यह सिद्ध किया कि भारत में कुल 12 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। आर.एस. पांडे एक हिंदी के विद्वान हैं। आर.एस. पांडे, डॉक्टर आर.एस. पांडे ने कहा कि भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 12। इसको स्टार कर लीजिएगा यदि प्रश्न आ जाए कि भारत में कितनी मातृभाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो 12 मातृभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ बातें हैं मातृभाषा में शिक्षण के लाभ। यह तथ्य मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि पुनः जब पढ़ाऊंगा तो मेरी शुरुआत यही मातृभाषा से ही होगी और उसको हम विधिवत बताएंगे। आज की तो हिंदी शिक्षण की शुरुआत थी और इस शुरुआत में हमने आपको थोड़ी सी चीजों को बताया, जिसको हम बता देना चाहते हैं एक बार कि जो शुरुआत हमारी हुई हिंदी भाषा शिक्षण से हुई। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। किसको सीखने की बात हुई? हिंदी भाषा को सीखने की बात हुई। इसी पर हमने थोड़ा से आगे आपको बताया था भाषा की विशेषता, और इसके बाद फिर भाषा की विशेषता के बाद भाषा के रूप बताया, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। फिर व्यक्त भाषा के रूप को हमने बताया कि व्यक्त भाषा कितने रूपों में होती है? 3 रूपों में होती है, मौखिक, सांकेतिक और लिखित, यह बताया। और इसके बाद आज हमने थोड़ा से मातृभाषा के बारे में इसलिए बता दिया कि अगले वीडियो में आपको यहीं से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप चैतन्य रहेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा इस अपनी कोचिंग के माध्यम से कि एकदम स्पष्ट भाषा में आपको समझाया जाए, और आप प्रयास करिएगा। आगामी सीटेट में आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं और मेरे साथी शिक्षक अमित सर और राकेश सर, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जो हमसे बन सकेगा कि आपको विधिवत दिया जाए, और सिर्फ आप लोग मेरी कोचिंग पर ध्यान देते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। फिर पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।